नमस्कार, दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। संसद पर हमले के शहीदों को दोनों सदनों में दिया गया सम्मान। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित, राज्यसभा की कार्यवाही जारी। पश्चिम बंगाल में सभी जिलों के डीएम को चुनाव आयोग का निर्देश। निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बूथ चयन पर राजनीतिक दलों की सलाह को करें नजरअंदाज। अवैध कफ सिरफ मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत कई आरोपियों के लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद स्थित ठिकानों पर छापा। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में 6.7 तीव्रता के भूकंप से हड़कंप। सुनामी की चेतावनी के मद्देनजर मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। और शेख हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा को किया खारिज। कहा कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली केयरटेकर सरकार में निष्पक्ष नहीं हो सकता चुनाव। समाचार विस्तार से। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन और संसद पर हमले के शहीदों के सम्मान में लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो वहीं राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद पर हुए हमले की घटना के दौरान शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन और संसद पर हुए हमले के शहीदों के सम्मान में लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में जो सभापति हैं उन्होंने संसद पर हुए हमले की घटना के दौरान शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। और आगे बढ़ते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया से घबराई हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साध रही हैं। वो राज्य के लोगों को उकसा रही हैं कि अगर एसआईआर में नाम कट जाए तो उस समय तक धरना दो जब तक नाम जुड़ न जाए। ममता ने आरोप लगाया है कि जिला अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिए भाजपा दिल्ली से लोग भेज रही है और पिछले रविवार को कोलकाता में हुए 5 लाख कंठों से गीता पाठ नामक कार्यक्रम को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो गीता पाठ कहा है, गीता पाठ तो हम सब घर पर करते हैं जिसकी जब जरूरत होती है और उसके लिए पब्लिक मीटिंग करने की क्या जरूरत है। ठाकुर देवता हृदय में रहते हैं, जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं मन ही मन है मांगते हैं और रमजान के समय या नमाज के समय एक साथ जाते हैं। जब दुर्गा पूजा होती है सब लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं। तो इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। वहीं ईडी ने उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के कारोबार से जुड़े कथित धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में कई राज्यों में छापेमारी की है। ये छापेमारी झारखंड और गुजरात और उत्तर प्रदेश के 25 ठिकानों पर की जा रही है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने अवैध व्यापार के लिए कफ सिरप बनाने वाले और सप्लाई करने वाले धोखेबाज लोगों पर पिछले 2 महीनों में दर्ज 30 एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की है। मामले में लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में कई शिकायतें दर्ज की गई थी। ये शिकायतें कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध जमाखोरी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के मामले में की गई थी और 1000 करोड़ रुपए से अधिक के इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है और माना जा रहा है कि वह दुबई में है और उसके पिता भोला प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले की समन्वित जांच के लिए यूपी सरकार ने
एसआईटी का गठन किया है। उत्तर प्रदेश को 2 दिन में यानी कि 14 तारीख को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और इसके लिए कल प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो नामांकन होने के 24 से 48 घंटे के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। कल दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की उपस्थिति में नामांकन पत्र लिया जाएगा, जबकि केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल 14 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में कुछ नाम इस समय चल रहे हैं। ओबीसी वर्ग में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, बीएल वर्मा और यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद के नाम भी चर्चा में हैं, जबकि ब्राह्मण वर्ग में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के नाम पर अटकलें लगाई जा रही हैं। गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब में मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को जल्द भारत लाया जाएगा और इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। ये दोनों ही हादसे के बाद से थाईलैंड भाग गए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को कल थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लिया गया था, तो वहीं कल इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपियों ने याचिका में जान को खतरा होने और मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी, लेकिन समर्थन में सबूत न होने की वजह से याचिका को खारिज कर दिया गया। तो वहीं कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि बिजनेस के सिलसिले में वो 6 दिसंबर को देश छोड़ चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 दिसंबर की रात 1:17 पर टिकट बुक हुआ और सुबह 5:20 की फ्लाइट से आरोपी थाईलैंड रवाना हुए। और इस बीच गोवा पुलिस अजय गुप्ता से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि गोवा अग्निकांड के 6 दिसंबर की रात में हुई थी, जिसमें 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ट्रैजिक फायर इंसिडेंट के बाद हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया, 3 लोगों को सस्पेंड किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक तरह से हम चला रहे थे। जो एक्चुअल क्लब के ओनर 3 लोग थे, उसमें से एक को दिल्ली में ही अरेस्ट किया। उसके बाद यानी तुरंत उसी दिन भागने वाले उसके जो 2 ओनर थे, इसके लिए हमने उसी दिन एलओसी खोली और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए कहा। हमारी गोवा की टीम और सेंट्रल एजेंसीज के टीम के द्वारा यानी वहाँ से जो डिटेन किए दोनों जो क्लब ओनर्स हैं, उनको वो गोवा में लाएंगे। जितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ और बाकी जो लोग बचे हैं, उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुझे लगता है कि जो 25 लोगों की जो मौत है, उनको न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। तो आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स पर आरोप क्या क्या लगे हैं। उन पर लापरवाही, खतरनाक कृत्य से निर्दोष लोगों की मौत का मामला उन पर दर्ज किया गया है। मौत की आशंका वाले कृत्य की धारा उन पर लगाई गई है। दूसरों की जान खतरे में डालना, लापरवाही से निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाना, निर्दोष लोगों को गंभीर चोट पहुंचाना, इस तरह की धाराएं और इस तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं। और साझी मंशा से अपराध किए गए, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया, फर्जी और अवैध एनओसी उन्होंने हासिल की और असुरक्षित परिसर उनका पाया गया। साझी मंशा से अपराध किए गए उन्होंने और सुरक्षा नियमों का उन्होंने पूरी तरह से उल्लंघन किया है। फर्जी और अवैध एनओसी लेटर उन्होंने प्राप्त किए और असुरक्षित उनका परिसर जो था पूरी तरह से पाया गया है। वहीं गोवा अग्निकांड के टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो 6 दिसंबर से अब तक क्या क्या हुआ है, ये आपको बता दें कि गोवा के बीच नाइट क्लब में भीषण आग लगी। ये घटना हुई 6 दिसंबर को और 25 लोगों की मौत हुई और कई लोग इसमें घायल हुए।
और उसके बाद फायर, एनओसी और सुरक्षा मानकों में बड़े उल्लंघन सामने आए। गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा पर केस दर्ज किया और गैर इरादतन हत्या सहित गंभीर धाराएं उन पर लगाई गई। लापरवाही, खतरनाक कृत्य से निर्दोष लोगों की मौत का मामला उन पर दर्ज किया गया। लूथरा ब्रदर्स दिल्ली से थाईलैंड भाग गए और इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट यहां पर रद्द कर दिए गए। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया उन पर चल रही है। दिल्ली की कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई। उन्होंने अपनी मेडिकल आधारों पर यह जमानत मांगी थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया और थाईलैंड की पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को डिटेन किया है। भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण प्रक्रिया में सक्रिय हैं। गोवा के बीच नाइट क्लब में यह भीषण आग लगी थी, जिसके बाद का ये पूरा मामला है और इन दोनों को अब थाईलैंड से वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और यहां पर बुलेटिन में लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता में कहा है कि किसी भी देश की प्रगति उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया है कि आजादी के बाद सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन पिछले 11 सालों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार ने सड़क और हाईवे विकास को नई गति दी है। भारत में आजादी के बाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे विकास हुआ था, लेकिन पिछले 11 साल में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज का हो, रेलवेज का हो या शिपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज, इन तीनों में जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, इस क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रभाव सामान्यतः हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र को में इसको लेकर के एक अभूतपूर्व वृद्धि इस सब के परिणाम स्वरूप हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में हाई स्पीड कॉरिडोर में 8.5 गुना वृद्धि हुई है और इसके साथ ही देश में यात्रा के समय में 30 से 50% तक की कमी दर्ज की गई है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स भारत में केवल जो अटल जी के समय में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना था, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बना था या कुछ बनना शेष रह गया था, उसकी वही केवल मात्र हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज थे। आज अगर हम हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात करें तो उसमें पिछले 11 साल में 8.5 गुना वृद्धि हुई है और भारत में हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो पहले होती थी लगभग 9 किलोमीटर पर डे, आज भारत में एक बार 40 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज स्पीड हो गई थी, लेकिन आज भी 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड पर भारत में हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है। वहीं भारत में यात्रा की के समय में जो यात्रा में जो लगने वाला समय था, लगभग 30 से 50% की कमी आई।
और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 6:30 बजे अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार शिवराज पाटिल का घर पर ही उपचार चल रहा था। देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पाटिल अपने लंबे राजनीतिक जीवन में केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। 12 अक्टूबर 1935 को जन्मे शिवराज पाटिल महाराष्ट्र के लातूर से 7 बार सांसद रहे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के तौर पर भी उन्होंने काम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चकुरकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं साझा करते हुए लिखा है कि वरिष्ठ राजनीतिक नेता श्री शिवराज पाटिल जी के निधन से हमने एक प्रख्यात जन व्यक्तित्व को खो दिया है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और दीर्घकालिक सांसद सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्स पर अपने शोक संदेश में पीएम ने उन्हें एक अनुभवी नेता बताया और कहा कि उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम किया। वे समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पिछले कुछ सालों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई और सबसे हाल की मुलाकात तब हुई कि जब वे कुछ महीने पहले मेरे घर आए थे। प्रधानमंत्री ने शिवराज पाटिल से हुई मुलाकात का एक फोटो भी शेयर किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर अपनी संवेदनाएं साझा करते हुए लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चकुरकर जी के निधन से गहरा दुख हुआ। कई दशकों के अपने करियर में पाटिल जी सार्वजनिक मामलों के अपने व्यापक ज्ञान और समर्पित सेवा के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपना दुख जताते हुए कहा है कि उनके सम्मानित वरिष्ठ सहयोगी थे और उनके साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे और कई यादगार पल हैं। एक महान राजनेता पाटिल ने महत्वपूर्ण संवैधानिक और संसदीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए राष्ट्र की सेवा की और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले में आज एक बस सड़क से फिसलकर नीचे गिर गई और पलट गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक चित्तूर से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रही बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 37 लोग सवार थे और इनमें से 6 लोग सुरक्षित हैं। पुलिस अधीक्षक एसपी अमित बरदार ने बताया है कि दुर्घटना एक दुर्गा मंदिर के पास चिंतूर मारेदुमिल्ली घाट सड़क पर सुबह करीब 4:30 बजे हुई। बस पलट गई और वहीं फंस गई। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस यात्री चित्तूर से तेलंगाना के भद्राचलम में श्री राम मंदिर जा रहे थे। और प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुर्घटना के पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान किया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर कहा है कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से मैं व्यथित हूं और इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरा हादसा अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में हुआ, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 लोगों की जान चली गई।
चलका गम इलाके में मजदूरों से भरा एक ट्रक पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में गिर गया और ट्रक में कुल 22 मजदूर सवार थे जो असम के रहने वाले थे। हादसे में 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और एक व्यक्ति को जीवित निकाल लिया गया। 17 शवों को बरामद कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि घटना सोमवार रात को हुई थी, लेकिन इसका पता 2 दिन बाद चला जब हादसे में अकेला बचा व्यक्ति चिपरा GREF कैंप पहुंचने में कामयाब रहा और अधिकारियों को अलर्ट किया। यह हादसा 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर ह्यू लियांग चागला गाम सड़क पर हुआ है। सुरक्षा बल बाकी लोगों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। खराब मौसम, अस्थिर जमीन और ज्यादा ऊंचाई ऑपरेशन को और मुश्किल बना रहे हैं। हालांकि राहत और बचाव दल घटनास्थल पर अपना बचाव अभियान चला रहे हैं। राज्य के अधिकारी प्रभावित परिवारों की मदद करने और मुश्किल बचाव अभियान पर नजर रखने के लिए अंजो जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। DGCA ने इंडिगो के परिचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में 4 उड़ान परिचालन निरीक्षकों FOI को निलंबित कर दिया है। विमानन कंपनी ने आज बेंगलुरु हवाई अड्डे से 50 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं। उड़ान परिचालन निरीक्षक FOI नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो इसके नियामक और सुरक्षा निरीक्षण कार्यों को अंजाम देते हैं और अक्सर विमानन कंपनी के परिचालन की निगरानी के लिए तैनात किए जाते हैं। निलंबित निरीक्षकों में डिप्टी CFO ऋषि राज चटर्जी, SFO सीमा जमनानी, FOI कंसल्टेंट अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक शामिल हैं। संकटग्रस्त विमानन कंपनी ने गुरुवार को दिल्ली और बेंगलुरु से 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं। गौरतलब है कि इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स और मुख्य परिचालन अधिकारी इड्रेस पारक्रेरास आज दोपहर 2 बजे DGCA की जांच समिति के समक्ष फिर से पेश होंगे और DGCA ने संकटग्रस्त इंडिगो की जांच बृहस्पतिवार को तेज कर दी और उसने परिचालन की निगरानी के लिए विमानन कंपनी के मुख्यालय में अधिकारियों की तैनाती की और एक जांच समिति ने CEO पीटर एल्बर्ट से पूछताछ की। साउथ के थलाइवा यानी कि रजनीकांत आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर उन्हें PM मोदी से लेकर अभिनेता धनुष तक हर किसी ने प्यार भरे संदेश के जरिए बधाई दी है। उनकी एक झलक के लिए उनके फैंस बेताब हैं। आज जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक उनके घर के बाहर एकत्रित हुए हैं। दीवारों पर उनकी फिल्म के पोस्टर भी लगाए गए हैं, तो वहीं प्रशंसकों ने मदुरै के मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। दरअसल इस खास दिन को उनके फैंस किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई दी है। PM ने X पर लिखा है कि थिरु रजनीकांत जी को उनके 75वें जन्मदिन के खास मौके पर बधाई। उनके अभिनय ने कई पीढ़ियों को अपनी ओर खींचा है और खूब तारीफ लूटी है। उनके काम में अलग अलग रोल और जॉनर शामिल हैं जो लगातार नए बेंचमार्क सेट करते हैं। ये साल उनके लिए खास रहा है क्योंकि उन्होंने फिल्मों की दुनिया में 50 साल पूरे किए। उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूं। भेड़ पालन हिमाचल प्रदेश की संस्कृति से कुछ इस तरह से जुड़ा है कि शोधकर्ता इन भेड़ पालकों को चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। भेड़ों के झुंड और दुर्लभ नस्ल की पहाड़ी श्वासनों के साथ बर्फीली दर्रों से गुजरे सैकड़ों मील का सफर तय करते हुए ये भेड़ पालक पहाड़ों के इतिहास और उसके भूगोल को एक साथ नापते हैं। पेश है DD हिमाचल की ये खास रिपोर्ट। गर्मी हो या सर्दी, भेड़ बकरी पालकों की जिंदगी हमेशा खुले आसमान के नीचे कटती है। पहाड़ों व मैदानी इलाकों के बीच हजारों किलोमीटर के सफर में ये परिवार कई तरह की चुनौतियों से गुजरते हैं। बढ़ते ट्रैफिक, चोरी का खतरा और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने इनकी राह और कठिन बना दी है। भेड़ बकरी पालक साल के लगभग 6 महीने खुले आसमान के नीचे रहते हैं।
ना सुरक्षा, ना कोई ठिकाना और ना ही बुनियादी सुविधाएं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए इन्हें लगभग 2 महीने का लंबा सफर तय करना पड़ता है। रास्ते में बढ़ते ट्रैफिक के कारण इन्हें अक्सर रात के अंधेरे में ही चलना पड़ता है, ताकि भेड़ बकरियों का झुंड सड़क पर किसी दुर्घटना का शिकार न हो। लेकिन खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है। यात्रा के दौरान भेड़ बकरियों की चोरी का डर हमेशा बना रहता है। रातें खुले मैदानों, जंगलों और सड़कों किनारे गुजारनी पड़ती हैं, चाहे ठिठुराती सर्दी हो या तपता हुआ जून। जहां चारागाह और पानी मिल जाता है, वहीं रात का ठिकाना बना दिया जाता है और एक रात्रि वहां विश्राम करके अगली रात्रि को दूसरी जगह डेरा बना दिया जाता है। शिमला के ऊपरी क्षेत्रों से भी भेड़ पालकों का पलायन अब शुरू होने लगा है। ये भेड़ पालक शिमला की चांशल वैली के खरशाली गांव से आ रहे हैं और इनका कहना है कि गर्मियों में ये पहाड़ों में रहते हैं और सर्दी पड़ते ही हरियाणा की तरफ कूच कर जाते हैं। हम चांशल घाटी से आते हैं। हमारा गांव खरशाली पड़ता है, रोडू क्षेत्र में है। हाँ जी, गर्मियों में हम चांशल घाटी में रहते हैं और सर्दियों को जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो नीचे उतरते हैं हम सिरमौर के एरिया में। हाँ जी, कहाँ से होके आते हो? हाँ जी, हम मतलब जुब्बल आगे क्या नाम कहता है, गिरी मंदिर, गिरी टॉप होते हुए, चौपाल होते हुए, आगे चूड़दार होते हुए मतलब इधर पहुंच जाते हैं हम। आज तुम राजगढ़ पहुंच गए? हाँ जी, हाँ जी, राजगढ़। यहाँ से आगे कहाँ को जाओगे? यहाँ से आगे सर, यहाँ से निकलेंगे हम बेचड़ बाग, आगे मतलब कोलर, लोगढ़ खोल, आगे हरियाणा की बाउंड्री तक लास्ट। तो पूरी सर्दियों वहाँ रहेंगे? हाँ जी, पूरी सर्दी वहाँ रहेंगे। उसके बाद जैसे सर्दी खत्म होगी ऐसे हम ऊपर को निकलेंगे। इन पालकों की आय का मुख्य स्रोत है भेड़ बकरियों से मिलने वाली ऊन और पशुओं का विक्रय। आज जब दुनिया आधुनिक हो चुकी है, ये समुदाय अब भी अपने पूर्वजों की इस परंपरा को जिंदा रखे हुए है और देश व प्रदेश को ऊन के साथ साथ भेड़ बकरी की तो आपूर्ति कर रहा है। लगातार सफर, मौसम की मार और सुविधाओं की कमी भेड़ बकरी पालकों की जद्दोजहद खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।